वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। और आप सभी लोग लगातार कमेंट कर रहे थे, लगातार व्हाट्सएप पर एसएमएस कर रहे थे कि सर जी क्या आप BA थर्ड ईयर वालों को आप भूल गए हैं। तो भैया बिल्कुल आप लोगों को भूला नहीं हूँ। आप लोग मेरे पुराने साथी हो। आप लोग 2 साल से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और आपका तृतीय साल है, इस समय तृतीय वर्ष है। तो आपका मैंने साथ नहीं छोड़ा है। हालांकि जो हमारे फर्स्ट ईयर के भाई बंधु हैं, उनकी परीक्षा बहुत लगी हुई थी इस समय और वो लोग बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान थे। आप लोगों को तो पता है पेपर कैसा आता है, कैसा क्या नहीं होता है। तो इसीलिए जो है उन लोगों के लिए जो है मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा था। तो आपके समक्ष मैं आ चुका हूँ BA तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए लेकर के राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस BA तृतीय वर्ष के पेपर 1 का सॉल्व्ड मॉडल पेपर लेकर के। अर्थात आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग मॉडल पेपर तो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, इसके साथ ही साथ सॉल्व भी करेंगे। मतलब उसको मैं उसके आंसर को बताने का प्रयास करूंगा। आपको बता दूं कि आपकी पेपर का क्या नाम है, लोक प्रशासन के सिद्धांत। तो आपके चाहे पेपर 2 में हो, चाहे पेपर 1 में हो, चाहे पेपर 3 में हो, जो भी में आपके होगा, हो सकता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग हो सकता है पेपर चेंज हो। लेकिन बात करूं कि लगभग सभी विश्वविद्यालय में, अधिकतर विश्वविद्यालय, सभी बोलना उचित ना होगा, अधिकतर विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन के सिद्धांत BA थर्ड ईयर के पेपर जो है 1 में ही दिया गया है। तो लोक प्रशासन के सिद्धांत से अर्थात जो है प्रिंसिपल्स ऑफ जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो पेपर है इससे ये पढ़ने वाले एग्जाम से कौन कौन से लिखित टाइप के प्रश्न, जो मतलब कि अगर आपकी पेपर लिखित होता तो आपके लिए लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा जानकारी आपको देने वाला हूँ। ओके, तो लोक प्रशासन के सिद्धांत अगर आपके पेपर का नाम है तो 100% आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बार बार कहना उचित ना होगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे भाई बंधु, हमारी बहनें जुड़ चुके हैं, हमारे भाई जुड़ चुके हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सभी दोस्तों को बता दीजिए कि हाँ, थर्ड ईयर की क्लास। तो आपको बता दूं कि अब डेली जो होगी आपकी थर्ड ईयर की क्लास जो है होगी। तो थर्ड ईयर की क्लास शाम के 7 बजे, डेली शाम 7 बजे BA थर्ड ईयर की क्लास होगी। अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास होगी। आपको बता दूं अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे कि आज पॉलिटिकल साइंस की हो रही है, कल हो सकता है आपकी सोशियोलॉजी की लगवा दी जाए, तो कल सोशियोलॉजी क्लास आपकी हो जाएगी। पेपर 1 का मॉडल पेपर हमने बता दिया है सोशियोलॉजी का। पेपर 2 का मॉडल पेपर कल हम सोशियोलॉजी मतलब कि सोशियोलॉजिकल जो थॉट है उसको तो हमने पढ़ा दिया है। अब हम बात करेंगे जो है सोशल रिसर्च मेथड जो होता है पेपर 2, कल हम चर्चा कर लेंगे। ठीक, तो कल सोशियोलॉजी क्लास आपकी हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं, जो है शाम के 7 बजे से क्लास चलेगी। ओके, तो डेली इसी प्रकार से क्लास होगी। अब फिर जब नंबर आएगा जो है पॉलिटिकल साइंस का, तो फिर पॉलिटिकल साइंस आपकी शाम 7 बजे से चलेगी। ओके, तो डेली जो है आप लोग देख करके आइए। सुबह सुबह आप देखेंगे कि हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा सुबह सुबह नोटिफिकेशन ही कि आज कौन सी क्लास होनी है, और वीडियो लगी हुई मिलेगी आपको। तो आप देख सकते हैं कि हाँ क्लास कौन सी चलने वाली है। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार हैं, आपको पता ही होगी कि हाँ कैसे कैसे क्या होता है। तो आप लोग उसको रात के जो है शाम के 7 बजे से आप अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो अब डेली आप थर्ड ईयर वालों की क्लास डेली होगी, अलग अलग सब्जेक्ट की डेली पढ़ाऊंगा मैं। इसी प्रकार से नंबर आता रहेगा और आपका सब्जेक्ट होता रहेगा। ओके, चलिए, तो BA तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र या विज्ञान जो भी कहो, पेपर 1 लोक प्रशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू मॉडल पेपर है 2022 के अकॉर्डिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसमें रखे गए हैं और उसके उत्तर भी बताने का प्रयास मैं करूंगा। ओके, यहाँ पर देखेंगे सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, ये बात ध्यान रखेंगे। खंड आ से अतिलक उत्तरी टाइप के प्रश्न हमने इसमें रखे हैं। तो आपको बता दूं चाहे आपकी जो भी यूनिवर्सिटीज हो उसमें लगभग यही टाइप का जो मॉडल पेपर सेट किया जाता है। लेकिन किसी किसी विश्वविद्यालय में 10 प्रश्न दिए जाते हैं, आपको 4 करने होते हैं। तो वो आपको मॉडल पेपर दिखाना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। अब इसमें हमने इसीलिए इस मॉडल पेपर को रखा क्योंकि इसमें 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट बता देंगे और इसके साथ ही साथ 10 आपके लघु उत्तरीय इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और 5 दीर्घ उत्तरीय इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने इस 25 क्वेश्चन को मतलब तैयार कर लिया तो आप विश्वास मान करके चलिए कि आपको और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप एग्जाम्स में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। लगभग जो है 70% से ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं मात्र एक वीडियो से। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गवाए हुए और आसानी से हम एक एक प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है भैया, अति लघु उत्तरीय कि लोक प्रशासन की क्या उपयोगिता है। प्रश्न क्या है कि लोक प्रशासन की आखिरकार उपयोगिता क्या है। हमको लोक प्रशासन हम पढ़ें तो पढ़ें क्यों और लोक प्रशासन की आखिरकार उपयोगिता क्या है। ठीक, तो बताते हैं हम इसको। तो किसी देश के प्रशासन को चलाने के लिए लोक सेवकों की आवश्यकता पड़ती है और लोक प्रशासन की उपयोगिता
निम्न रूपों में हम लोग देख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि सामाजिक परिवर्तन का प्रेरणा स्रोत क्या होता है? लोक प्रशासन ही होता है। समाज में सामाजिक परिवर्तन करना है तो उसका प्रेरणा कौन देता है? उसका जो उसके लिए जो मोटिवेशन देने का कार्य करता है कौन देता है? वो लोक प्रशासन ही देता है। दूसरी आवश्यकता इसकी ये है, उपयोगिता ये है, क्या उपयोगिता है कि प्रशासन की सफलता लोक प्रशासन पर ही निर्भर करती है। अगर प्रशासन सफल है तो किसका कारण क्या है? लोक प्रशासन ही है। तीसरी बात क्या है भाई कि लोक प्रशासन जो होता है, लोक प्रशासन जनता के क्या होते हैं? सेवक होते हैं। तो ये उपयोगिता है। लोक प्रशासन जनता के क्या होते हैं? सेवक होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। चौथी बात ये है, चौथी उपयोगिता है कि लोक प्रशासन के द्वारा ही समाज में क्या आता है? परिवर्तन लाया जाता है। तो लोक प्रशासन के द्वारा लोक प्रशासन के द्वारा ही समाज में क्या लाया जाता है? परिवर्तन लाया जाता है। तो इस प्रकार से उपयोगिता है। पांचवी उपयोगिता आप बता सकते हैं कि कल्याणकारी राज्य का आधार क्या है? लोक प्रशासन ही है। तो लोक प्रशासन जब तक किसी राज्य में नहीं होगा, किसी देश में नहीं होगा, तब तक वो राज्य, वो देश कल्याणकारी नहीं होगा। यहाँ पर राज्य कहने का मेरा मतलब है देश से। ओके, बात ध्यान रखेंगे। तो इतनी बात आप 5 विशेषता लिख दीजिएगा, 5 उपयोगिता बहुत हो जाएगी आपकी 50 शब्द। ओके, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रशासन के 5 प्रमुख लक्षण बताइए। क्या? प्रशासन के 5 प्रमुख लक्षण बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रशासन के 5 प्रमुख लक्षण। तो जान लीजिए भैया प्रशासन के 5 प्रमुख लक्षण कौन है। पहला लक्षण जानिए प्रशासन का। तो प्रशासन का संबंध सार्वजनिक समस्याओं से होता है। पहला लक्षण इसका होता है, प्रशासन का संबंध सार्वजनिक समस्याओं से होता है। समाज की समस्या हो गई सार्वजनिक समस्या, सरकारी समस्या, तो किसकी है? वो प्रशासन का संबंध उसी से होगा। दूसरा लक्षण ये होता है प्रशासन का कि प्रशासन का संबंध सरकारी कार्यों से होता है। किससे? सरकारी कार्य जितने होते हैं वो सब लोक प्रशासन से संबंध रखते हैं। तीसरी बात क्या होती है? सरकार की सामान्य नीतियां कार्य रूप में परिणत होती है। मतलब कि समाज की जो नीतियां होती हैं उन सभी का जो है नीतियों का कार्यान्वयन करना, मतलब नीतियों को चलाना, नीतियों को लागू करना, इसका कार्य होता है, प्रशासन का ही कार्य होता है। चौथी बात क्या है? तो इसके लक्षण क्या है कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और क्यों से होता है, कि मतलब सरकार क्या करेगी और क्यों करेगी, इससे भी होता है। पांचवी बात क्या है कि प्रशासन सरकारी कार्यों का निर्देशन और संचालन करती है। क्या? प्रशासन जो होता है सरकारी कार्यों का निर्देशन करती है और संचालन भी करती है। कौन? लोक प्रशासन या प्रशासन। तो इसीलिए क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 5 लक्षण हमने आपके समझ बता दिए। तो यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं, अगर आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि नवीन लोक प्रशासन का क्षेत्र बताइए, तो क्या बताएंगे आप? नवीन लोक प्रशासन के क्षेत्र जैसे कि स्वायत्त अनुशासन पर बल है, उसमें दिया जाता है। राजनीति और प्रशासन के द्वैतवाद की समाप्ति होती है। वैज्ञानिक की अस्वीकृति और उसके बाद में तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता है। किसमें? नवीन लोक प्रशासन में। अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। नौकरशाही का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जाता है। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में समन्वय नवीन लोक प्रशासन में स्थापित किया गया है। संगठनों के व्यवहारवादी अध्ययन पर बल दिया जाता है नवीन लोक प्रशासन में। ओके, अगला प्रश्न है आपके समक्ष, तीसरा नंबर, भारत के प्रमुख स्टाफ अभिकरण बताइए। भारत के प्रमुख स्टाफ अभिकरण बताइए भैया। प्रमुख स्टाफ अभिकरण कौन कौन से हैं? पहला कौन सा हो गया? प्रधानमंत्री सचिवालय, ये पहला अभिकरण आप लिख सकते हैं। दूसरा अभिकरण आप बता सकते हो कौन सा? मंत्रिमंडलीय समितियां होती हैं किसके? तो जो स्टाफ, प्रमुख स्टाफ अभिकरण में कौन कौन? पहला क्या बताया? प्रधानमंत्री सचिवालय। दूसरा क्या? मंत्रिमंडल समितियां। तीसरा आप लिख सकते हैं क्या? मंत्रिपरिषद सचिवालय जो होता है, यह भी एक स्टाफ होता है भारत सरकार का, स्टाफ अभिकरण। चौथा स्टाफ अभिकरण कौन सा है? केंद्रीय जांच ब्यूरो जो होती है, केंद्रीय जांच ब्यूरो, यह भी क्या है भाई? केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है यह भी एक प्रमुख स्टाफ अभिकरण है। पांचवा स्टाफ अभिकरण कौन सा है आपका? संघ लोक सेवा आयोग, यानी जिसको यूपीएससी आप कहते हैं, वही संघ लोक सेवा आयोग, ये भी क्या है? जो है प्रमुख स्टाफ अभिकरण है। छठवीं जो स्टाफ अभिकरण कौन सा है प्रमुख, वो कौन सा है? योजना आयोग हो गया, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इस समय। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो ये योजना आयोग भी क्या है? ये जो है प्रमुख स्टाफ अभिकरण है। सातवां आप लिख सकते हो क्या? राष्ट्रीय विकास परिषदें जो होती हैं वह भी क्या होती हैं? वह भी प्रमुख स्टाफ अभिकरण के अंतर्गत आती है। तो ये 7 आप बता सकते हैं आसानी से, एग्जाम्स की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 7 अगर आप लोगों ने बता दिया तो आपको नंबर अधिक मात्रा में मिल जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न चौथा नंबर, संयुक्त राज्य, चौथा नंबर प्रश्न क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख लोक निगम बताइए। क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख लोक निगम बताइए। प्रश्न क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख लोक निगम बताइए। तो सबसे पहले अधिक लोक निगमों की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में ही हुई थी। वहाँ सबसे पहले कब हुई थी? 1904 ईस्वी में पनामा रेल रोड कंपनी नामक निगम की स्थापना की गई। फिर इसके बाद में हुआ क्या? निगमों की स्थापना में तीव्र गति से यहाँ पर वृद्धि होती है। और अमेरिका की बात किया तो आज लगभग 6 और जो है आपके जो है लोक निगम बनाए गए। जैसे कि पहला आपका हो गया कौन सा? पनामा रोड मतलब कि पनामा रेल रोड कंपनी 1904 ईस्वी में जो है सबसे पहले। उसके बाद दूसरी जो लोक निगम है वो कौन सी है? पुनर्निर्माण वित्त निगम। कौन? पुनर्निर्माण वित्त निगम, जो 1933 में आई। कब आई भाई? 1933 में। कौन है? पुनर्निर्माण वित्त निगम। जो तीसरा निगम आप लोक निगम आया अमेरिका में कौन सा है? टेनेसी घाटी निगम। कौन सा है? टेनेसी घाटी जो है निगम, ये भी 1933 ईस्वी में ही आया। उसके बाद में चौथा जो निगम आया लोक निगम वो आया प्रतिरक्षा निगम। कौन सा निगम है भाई? प्रतिरक्षा निगम। कब आया? 1940 ईस्वी में आता है। उसके अंदर पांचवा जो निगम आया प्रतिरक्षा पूर्ति निगम। कौन? प्रतिरक्षा पूर्ति निगम। पहला चौथा कौन सा? प्रतिरक्षा निगम था 1940 वाला। ये 1940 ईस्वी में ही प्रतिरक्षा पूर्ति निगम भी आ गया। उसके बाद में जो छठवां आया आपका रबड़ विकास निगम। रबड़ विकास निगम भी 1940 ईस्वी में ही आया आपका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख लोक निगम जो है हमने आपके समक्ष बता दिए। कौन कौन से भाई? एक बार फिर से सुनिएगा। पनामा रेल रोड कंपनी 1904, पुनर्निर्माण वित्त निगम 1933, टेनेसी घाटी निगम 1933, बाकी 3 जो है आपके 1940 में, प्रतिरक्षा निगम, प्रतिरक्षा पूर्ति निगम और रबड़ विकास निगम। ओके, ये अमेरिका के प्रमुख लोक निगम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मुख्य कार्यपालिका के कार्य बताइए। अगला प्रश्न क्या है भैया? अगला प्रश्न है आपका मुख्य कार्यपालिका के कार्य। मुख्य कार्यपालिका के कार्य बतलाइए। आपसे एग्जाम से अगर प्रश्न पूछे, एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका कि संगठन के प्रमुख आधार बताइए। प्रश्न आपसे पूछ सकता है सही, संगठन के प्रमुख आधार कितने हैं? संगठन के कितने आधार हैं भाई? 4 आधार है संगठन के। पहला कौन सा होता है? पहला, संगठन कोई बनाया था तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। क्या होता है? कोई ना कोई उद्देश्य होता है किसी संगठन को बनाने का। दूसरी बात क्या होता है? उस संगठन में प्रक्रिया कोई ना कोई होती है। संगठन में कुछ ना कुछ प्रक्रिया होती है। और उसके बाद में उसमें कोई ना कोई व्यक्ति शामिल होते हैं। संगठन में क्या होते हैं भाई? व्यक्ति शामिल होते हैं। और संगठन का एक अपना निश्चित क्षेत्र होता है। क्या होता है? निश्चित क्षेत्र होता है। तो ये 4 आधार होते हैं। किसी भी संगठन को चलाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। उद्देश्य, कोई ना कोई प्रक्रिया और व्यक्ति और क्षेत्र, ये 4 चीज़ें। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ये 5वां नंबर प्रश्न क्या था? मुख्य कार्यपालिका के कार्य बतलाइए। क्या? मुख्य कार्यपालिका के कार्य क्या होते हैं, इसको बताना है आपको। तो पहला कार्य क्या हो सकता है मुख्य कार्यपालिका का भैया? मुख्य कार्यपालिका का पहला कार्य हो सकता है प्रशासनीय, जो प्रशासकीय नीति होती है ना, उसका निर्धारण कौन करता है? उसका निर्धारण मुख्य कार्यपालिका ही करती है। तो जो प्रशासकीय नीतियां होती हैं उन नीतियों का निर्धारण करना पहला कार्य। दूसरा कार्य आप लिख सकते हैं क्या? संगठन का अध्ययन करना। संगठन का अध्ययन करना किसका कार्य होता है? यह भी कार्य मुख्य कार्यपालिका का ही होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव जिसको आप कहते हैं, शायद इसी को कहते हैं ना, चीफ एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि अंग्रेजी मेरी ज़्यादा हो सकता है। चीफ तो एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव जो है कार्यपालिका होती है, या क्या? हाँ, ये तो एग्जीक्यूटिव बिल्कुल करेक्ट मैं बता रहा हूँ। ओके, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मुख्य कार्यपालिका जो होती है इसको चीफ एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे मुख्य कार्यपालिका के प्रमुख कार्य। दूसरा कार्य क्या है? कि संगठन का अध्ययन करना, इसी का कार्य होता है। तीसरा कार्य आप लिख सकते हो क्या? ये कर्मचारियों की नियुक्ति करना हुआ, और या फिर उनकी नियुक्ति करने के बाद में अगर कोई ज़्यादा जो है दिक्कत करता है तो उसको पदच्युति करना। मतलब पदच्युति माने होता है उसको हटाना। मतलब कि अगर कोनो कर्मचारी नियुक्ति करना हुआ तो कौन करेगा? तो मुख्य कार्यपालिका ही करेगी। अगर मान लेते हैं उसको हटाना हुआ तो कौन करेगा? तो भी कार्यपालिका ही करती है मुख्य। ओके, तो पदच्युति की शक्ति किसके पास होती है? कार्यपालिका के पास ही होती है। चौथा कार्य इसका ये हो सकता है क्या? निर्देश एवं आदेश जारी करना। क्या? निर्देश और आदेश कौन जारी करता है? मुख्य कार्यपालिका ही जारी करती है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये 4 कार्य हमने आपको बता दिए। और भी कार्य आप 5वां कार्य बता सकते हो। कौन सा कार्य भाई? 5वां और कार्य आप बता सकते हो कौन सा?
कार्यों का निरीक्षण करना, किसी कार्य का निरीक्षण करना है तो उसका निरीक्षण कौन करता है? कार्यों का कोई भी सरकारी कार्य होगा उसका निरीक्षण कौन करेगा? कार्यपालिका ही करती है। वही छठवां आप कार्य बता सकते हो कौन सा? कि वित्तीय प्रबंध पर नियंत्रण। क्या वित्तीय प्रबंध पर नियंत्रण कौन रखता है? तो मुख्य कार्यपालिका ही रखती है। इस प्रकार से 6-7 कार्य अगर आप बता देंगे तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, छठवां नंबर प्रश्न देखेंगे। छठवां नंबर प्रश्न आपका है, कौन सा प्रश्न है भाई? छठवां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, प्रशिक्षण की प्रणालियां बताइए। क्या प्रश्न है आपका? प्रशिक्षण की प्रणालियां बताइए भाई। प्रशिक्षण की प्रणाली कौन कौन सी है? तो लोक सेवकों को प्रशिक्षण की कई प्रणालियां होती हैं, जैसे कि प्रशिक्षण की प्रणालियां, जैसे कि पहली प्रणाली कौन सी होती है? अनुभव के द्वारा प्रशिक्षण। जो लोक सेवक होते हैं उनको प्रशिक्षण के लिए जो प्रणाली होती है उनकी कौन सी होती है? एक तो अनुभव के द्वारा कोई व्यक्ति प्रशिक्षण माने होता है शिक्षा लेना एक प्रकार से, जैसे कि एक शिक्षण होता है एक प्रशिक्षण होता है। ठीक, तो जब किसी व्यक्ति को मतलब कि जैसे कि किसी बच्चे को शिक्षा देनी हो तो उसको शिक्षण कहते हैं। लेकिन अगर मान लेते कोनो दूसरा चीज़ है ट्रेनिंग वगैरह जिसको कहते हैं ट्रेनिंग, ट्रेनिंग जो दी जाती है उसी को प्रशिक्षण कहते हैं। ठीक, प्रशिक्षण वैसे आपको हिंदी में थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अंग्रेजी में जिसको प्रशिक्षण को ट्रेनिंग जिसको कहते हैं ना, तो टीचिंग कहा जाता है शिक्षण को और ट्रेनिंग कहा जाता है प्रशिक्षण को। ओके, तो प्रशिक्षण जो होता है ये जब जैसे मान लेते हैं कि कोई आईएएस बना, कोई पुलिस बना, तो उसकी ट्रेनिंग होती है। तो वही ट्रेनिंग जो होती कैसे होती है इसको आपको बताना है। तो वही पूछ रहा है कि ट्रेनिंग की कौन कौन सी प्रणालियाँ होती हैं। तो पहली प्रणाली होती है कि अनुभव के द्वारा लोग ट्रेनिंग करते हैं, अनुभव करते हैं कि शिक्षण होता है, तो अनुभव के द्वारा प्रशिक्षण पहला। दूसरा क्या है भाई? व्याख्यानों के द्वारा प्रशिक्षण, लेक्चर दिया जाता है बाकायदा से प्रशिक्षण का कि हाँ हाँ ये चीज़ें होती हैं, तो लेक्चर के माध्यम से प्रशिक्षण करवाया जाता है। तीसरा किस माध्यम से ट्रेनिंग होती है? पत्र जो है व्यवहार के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र व्यवहार के द्वारा, पत्र लिख करके समझाया जाता है। चौथा कौन सा होता है भाई? चौथा जो होता है आपका सामान्य सूचनाओं के द्वारा भी प्रशिक्षण करवाया जाता है, सामान्य सूचनाओं के द्वारा। और जो है आपका अगला है किसके द्वारा भाई? किसके द्वारा? 5वां नंबर जो है आपका सम्मेलनों एवं वाद विवाद प्रतियोगिता जो होती है, वाद विवाद के द्वारा, सम्मेलनों के द्वारा, इन सभी के द्वारा भी प्रशिक्षण होता है और जो है लोक जो है सेवकों का। तो ये इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न 7वां नंबर आपका कि पद सोपान के गुण बताइए। प्रश्न क्या है? पद सोपान क्या होता है? इसके गुण को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा गया है। पद सोपान के गुण बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्या? पद सोपान के गुण बताइए। तो पद सोपान क्या होता है भाई? पद सोपान जो होता है आपका जैसे कि पद किस प्रकार से किसी का फिक्स किया जाता है, पद सोपान के बारे में हम समझेंगे किसी दिन। तो आपको हालांकि पद सोपान के बारे में अगर आपको बताएं तो जो है एक व्यक्ति है फिफनर, फिफनर का शायद मुझे याद आ रहा है, इन्होंने कहा था पद सोपान को लेकर के, कहा था कि थोड़ी लंबी है, आप सुनने का प्रयास करेंगे, थोड़ी लंबी परिभाषा इन्होंने दी है। पद सोपान जो होता है सत्ता और शक्ति के सूत्र जब आगे और पीछे एक सूत्र में संबंध हो जाए, जिसमें आधार अधिक व्यापक तथा शीर्ष जो होता है संकुचित हो, पद सोपान व्यवस्था है वही। ठीक, ये किसने बताया है? फिर जो है फिफनर महोदय ने बताया है। कि लाथम महोदय कहते हैं कि पद सोपान की रचना पिरामिड की तरह होती है, जिसमें शीर्ष का आकार बहुत ही कम होता है और आधार का बहुत ही चौड़ा होता है, यही पद सोपान होता है। पद सोपान से संगठन मतलब कि पद सोपान से संगठन में नीचे से ऊपर तक संचार व्यवस्था स्थापित होती है। मतलब पद सोपान मतलब एक प्रकार से संगठन कोई बनाता है। मान लेते कोई संगठन बना है कि कोई नेता है, तो मतलब कि मान लेते कोई मंत्री है, कोई उप मंत्री है, कोई ये मंत्री, कोई वो मंत्री, मतलब कि एक प्रकार से स्तरीकरण जिस प्रकार से फिक्स होता है संगठन है, तो उसमें कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, कौन किसका कहाँ मानेगा, यही सब होता है। ओके, हालांकि पूछा गया है पद सोपान के गुण। तो पद सोपान के गुण, आप जैसे कि पहला गुण होता है पद सोपान का कि आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन जो है इसमें इसका गुण होता है। क्या? आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन होता है पद सोपान में। दूसरी बात क्या है कि नेतृत्व का निर्धारण जो होता है पद सोपान के अंतर्गत हो जाता है कि कौन व्यक्ति किसका नेतृत्व करेगा। ठीक, तीसरी बात यह है कि उचित मार्ग का द्वारा कार्य होता है, उचित मार्ग के द्वारा कार्य होता है पद सोपान में। चौथा इसका जो है गुण ये है कि उत्तरदायित्व का प्रयोजन यहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है कि हाँ फलाने व्यक्ति का फलाना कार्य होगा। पांचवा जो है समन्वय होता है पद सोपान में, क्योंकि पद सोपान में जितने भी जो लोग होते हैं स्तर के, जैसे एक मैनेजर हो गया, एक असिस्टेंट मैनेजर हो गया, एक ये हो गया, तो ये इसमें क्या होता है आपस में तालमेल होता है, समन्वय होता है।
छठवां इसमें गुण ये होता है कि सूचना माध्यम का कार्य जो है इसमें बना रहता है। एक जो है का व्यक्ति मतलब कि जो उच्च अधिकारी है इसका वो निचले स्तरीय मतलब कि निचले अधिकारी से जुड़ा हुआ होता है, सभी से मतलब कि सभी से चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, सूचना माध्यम का कार्य यहाँ पर ठीक तरीके से चलता रहता है। ओके, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपकी, इतनी चीज़ क्लियर हो गई मेरे प्यारे दोस्त, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर जो है ये होगा पद सोपान के गुण जो हमने आपको बता दिए। ओके, कभी कभी आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि जो है विधायिका के कार्य क्या होते हैं, विधायिका के कार्य बताइए, तो क्या बताएंगे आप? विधायिका के कार्य सुनिए, तो नीतियों का निर्धारण करना हुआ, संस्थाओं की स्थापना करना हुआ, कर्मचारियों की व्यवस्था करनी हुई, नियमों का निर्धारण करना हुआ, मतलब नियमों का निर्माण करना हुआ, और मतलब कानून बनाना हुआ, धन की व्यवस्था करना है, नियंत्रण रखना है, ये सभी कार्य किसके होते हैं? विधायिका के कार्य होते हैं। ओके, एक प्रश्न एग्जाम से पूछा था कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा न्यायालय किस प्रकार से करता है? तो ना जो है अनुच्छेद 32 जो संविधान में बताया गया है, संविधान के अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार नाम से एक अनुच्छेद मतलब एक मौलिक अधिकार होता है। तो उस मौलिक अधिकार में क्या बताया गया भाई? उस मौलिक अधिकार में ही इसके बारे में बताया गया है। ठीक, जो है मतलब कि न्यायालय जब कि इस मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, जो व्यक्ति होते हैं मतलब कि हर व्यक्ति के एक मौलिक अधिकार होते हैं। तो भारत देश के में जो मौलिक अधिकार हैं 6 हैं, तो उनकी रक्षा कैसे होती है? पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, और पांचवा है अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रिट जो होती है न्यायालय जारी करती है, जिसके तहत जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्या होती है? रक्षा होती है। ओके, आगे समझते हैं भैया, आगे समझते हैं और फिर मुद्दों को हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका 8वां नंबर प्रश्न है, लेखा परीक्षण के उद्देश्य बताइए। क्या? अगला प्रश्न है लेखा परीक्षण के उद्देश्य बताइए। लेखा परीक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं भाई? लेखा परीक्षण क्या होता है? लेखा परीक्षण क्या होता है? लोक लेखा कितने प्रकार के होते हैं? तो लोक लेखा आपसे एग्जाम से अगर पूछे कि लोक लेखा कितने प्रकार की होती है, तो क्या बताएंगे आप? लोक लेखा 3 प्रकार की होती है। पहली होती है रोकड़ प्रणाली। रोकड़ प्रणाली में क्या होता है कि सौदे के लेन देन का विवरण दिया होता है। दूसरा जो प्रकार होता है इसका लोक लेखा का, वो संभूत प्रणाली होती है। इसमें सौदों की बात की क्या होती है? बातचीत का लेखा जोखा होता है। और तीसरा जो होता है इसका मुद्दा, लागत लेखांकन प्रणाली। लागत लेखांकन प्रणाली में प्रत्येक विभाग में विभिन्न क्रियाओं की लागत जो होती है निश्चित होती है। तो 3 प्रकार के जो है लोक लेखा होती है। लोक लेखा समिति जो होती है 3 प्रकार की होती है। ओके, मतलब प्रणाली। प्रश्न क्या है, लोक मतलब कि लेखा परीक्षण जो होती है, लेखा परीक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं? तो लेखा परीक्षण के कई उद्देश्य होते हैं, जैसे कि पहला उद्देश्य इसका यही होता है कि व्यय का वैधानिक परीक्षण। क्या? व्यय का वैधानिक परीक्षण जो है कौन करता है? तो वैधानिक अर्थात कानूनी परीक्षण, जो व्यय होता है कि आखिरकार सरकार के द्वारा कितना पैसा खर्च हुआ, उसका जो कानूनी रूप से परीक्षण करता है, कौन करता है? तो वो लोक लेखा समिति ही करती है, लोक लेखा ही करती है। ओके, और दूसरी बात इसका ये उद्देश्य क्या है भाई, कि सरकारी व्यय को नियंत्रित किया जाए, कि सरकार कितना पैसा खर्च कर सकती है, कितना खर्च करना चाहिए सरकार को, ये सब कौन बताएगा? ये सब कौन निर्धारित करता है? या फिर ये सब कार्य कौन, किसका उद्देश्य किया है? मतलब कि ये इसका उद्देश्य होता है क्या, कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करे। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का उद्देश्य को ध्यान में रख करके लोक लेखा समितियों का गठन किया जाता है। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला होता है आपका क्या, उत्तरदायित्व को निश्चित किया जाता है। उत्तरदायित्व का निश्चित करना, ये भी कार्य किसका होता है? लेखा परीक्षण के द्वारा ही करवाया जाता है, कि जो है किसका उत्तरदायित्व क्या होगा, कौन व्यक्ति क्या करेगा। चौथी बात क्या है भाई, कि वित्तीय स्थिति का आभास जो है कौन करवाता है? लेखा परीक्षण के द्वारा ही पता चलता है। चौथा 5वां उद्देश्य इसका ये लिख सकते हैं आप क्या, कि वित्तीय स्थिति में सुधार, ये भी लोक लेखा परीक्षण का ही एक उद्देश्य है। छठवां क्या है भाई, जो है नियमों की अवहेलना को रोकना, ये भी एक प्रकार से क्या है, लोक लेखा मतलब कि लेखा परीक्षण का क्या है, उद्देश्य है। ये अगर आप 6 बता देंगे या 5 ही बता देंगे तो आपको नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो ये क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि कार्य निष्पादन में बजट के उद्देश्य बताइए, तो कैसे बताएंगे आप? तो पहला बता देंगे कि जो है विभिन्न विभागों के आय व्यय का अनुमान, दूसरा अनुमानों को स्वीकार करना, वित्त को कार्यान्वित करना, धन को सुरक्षित करना, लेखा परीक्षण कराना। तो ये सब कार्य निष्पादन में बजट के उद्देश्य हो सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, नेतृत्व किस प्रकार प्रभावी हो सकता है? प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका कि नेतृत्व जो होता है किस प्रकार प्रभावित हो सकता है।
नेतृत्व जो होता है उसमें मतलब प्रभावी हो सकता है। नेतृत्व किस प्रकार प्रभावी हो सकता है, मतलब गुण पूछ रहा है, नेतृत्व के गुण। तो आप सीधे से बताएंगे पहला क्या भाई, आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर नेतृत्व में मतलब किसी नेता में, किसी भी नेता में अगर आत्मविश्वास है, किसी भी नेता में अगर आत्मविश्वास है तो वह एक प्रकार से नेतृत्व कर ले जाएगा। नेतृत्व माने होता है कि जैसे कि मंच संचालन करना है, नेता आप हैं और नेता में आप जो है आपको कोई बात कहनी है या फिर नेतृत्व करना है, प्रतिनिधित्व करना है जनता का, तो कैसे, तो एक नेता के अंदर क्या होना चाहिए भैया, आत्मविश्वास होना चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए उसके अंदर, संप्रेषित करने की योग्यता होनी चाहिए कि हाँ जो अपनी बातों को जो है सही तरीके से कहने का ढंग उसके पास होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि साहस होना चाहिए उसके पास। चौथी बात, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के पास साहस होना चाहिए। चौथी बात क्या होना चाहिए भाई, उत्साहित करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए कि जनता को उत्साहित कर दे किसी भी मुद्दे को लेकर के। पांचवी बात क्या होनी चाहिए उसके अंतर्गत, सत्य उसके अंदर होना चाहिए, वो सत्यता पर आधारित होना चाहिए नेता। छठवीं बात क्या है उसके अंदर, क्या, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। तत्काल अगर कोई कुछ चीज प्रश्न पूछे तो तुरंत उसका जवाब उसके पास होना चाहिए, निर्णय तुरंत ले ले। तो निर्णय लेने में मतलब कि उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए, तो निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। सातवां इसके अंदर कार्य क्या बता सकते हैं आपकी, निर्णय लेने की क्षमता तो हमने बता दिया। अनुभव, नेतृत्व के लिए अनुभव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेतृत्व के लिए अनुभव जरूरी है। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे। आठवीं बात क्या बता सकते हैं आप, कि उत्तरदायित्व को निभाने की क्षमता भी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के अंतर्गत होनी चाहिए। तो ये इतने जो है अगर इतना नेतृत्व के अंदर अगर आप 8 चीजें अगर ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर पर नेतृत्व प्रभावी होगा। नेतृत्व को प्रभावी बनाने में ये 8 भूमिका निभाती। पहली क्या, आत्मविश्वास। दूसरा क्या, संप्रेषित करने की योग्यता। तीसरा क्या, साहस। चौथा क्या, उत्साहित करने की क्षमता। पांचवा क्या, सत्य। छठवां क्या, निर्णय लेने की क्षमता। सातवां क्या, अनुभव। आठवां क्या, उत्तरदायित्व को निभाने की क्षमता। जब इतनी चीजें किसी व्यक्ति के पास होंगी निश्चित तौर पर वह नेतृत्व कर ले जाएगा। और यही नेतृत्व के गुण भी आपसे एग्जाम से चाहे नेतृत्व के गुण पूछे तो आप ये बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछता है कि नेतृत्व किस प्रकार प्रभावी हो सकता है, किस प्रकार प्रभावी हो सकता है, तो आप ये चीजें बता सकते हो। ओके, चाहे कार्य पूछे मतलब कि चाहे गुण पूछे चाहे ये पूछे, आप आसानी से बता दीजिएगा। ओके, कभी कभी एग्जाम से मान लेते हैं प्रश्न पूछ लिया गया कि संचार के प्रकार बताइए। तो संचार जो होता है, सूचनाओं के आदान प्रदान को हम संचार कहते हैं। संचार को हम जैसे कि 3-4 भागों में बांटते हैं। पहली क्या, मौखिक तथा लिखित संचार होता है। दूसरा एक औपचारिक या अनौपचारिक संचार होता है। तीसरा नीचे की ओर संदेश वाहन होता है। एक ऊपर की ओर संदेश वाहन होता है। तो ये 4 प्रकार के हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ये होगा 9वां नंबर। 10वां प्रश्न देखते हैं, लोक सेवकों का स्थानांतरण क्यों किया जाता है। लोक सेवकों का मतलब कि जो सरकारी सर्विस में जो लोग होते हैं उनका स्थानांतरण माने कि ट्रांसफर जो होता है। तो जो जैसे कि मान लेते हैं पुलिस कोनो कार्य कर रहा है तो उसका ट्रांसफर क्यों किया जाता है, यही प्रश्न पूछा गया है। कि लोक सेवक जो होते हैं, लोग, पुलिस भी एक लोक सेवक ही है। ओके, सब जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो एक लोक सेवक ही हैं। तो एक लोक सेवकों का स्थानांतरण क्यों किया जाता है। ऐसे जो लोक सेवक होते हैं उनका स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर क्यों किया जाता है, प्रश्न यह पूछा गया। और ट्रांसफर जो होता है वो क्यों किया जाता है भाई। पहली बात यह है कि जो है कर्मचारियों के अनुभव में वृद्धि हो, कर्मचारियों के अनुभव में वृद्धि हो, इसीलिए उनका ट्रांसफर किया जाता है। दूसरी बात क्या है भाई, उत्साह में उनके वृद्धि हो, क्या उत्साह में वृद्धि हो, इसीलिए जो है उनका क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तीसरी क्या, कि भ्रष्टाचार में कमी आए, ताकि अगर कोई व्यक्ति एक जगह पे हमेशा बना रहेगा, एक ही स्थान पर वह व्यक्ति हमेशा से वहीं पर रहेगा तो अपनी पकड़ बना लेगा, वहाँ के लोगों से पहचान बना लेगा और वो रिश्वतखोर हो जाएगा। मतलब कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच जाएगा। इसीलिए ट्रांसफ़र जो है ज़रूरी होता है, ट्रांसफ़र इसीलिए होता रहता है सरकारी नौकरी वाले लोगों का। आगे क्या है, चौथी बात क्या है भाई, कि विभागीय समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। मतलब कि सहायक जो है एक प्रकार से तो होता है क्या, स्थानांतरण। अगर लोक सेवकों का स्थानांतरण किया जाता है तो विभागीय समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। पांचवी बात क्या होती है भाई, कि कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। क्या, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है लोक सेवकों का स्थानांतरण करने से। जो है छठवीं बात क्या है भाई इसमें, छठवीं बात है कि भेदभाव में भी कमी आती है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति जो होते हैं अलग अलग स्थानों पर भेजे जाते हैं। तो इस मतलब भाषा का कोई व्यक्ति तो दूसरे भाषा में पहुंच गया, दूसरी बोली का व्यक्ति दूसरी बोली में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, लोग एक दूसरे के कल्चर को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए क्या होता है, भेदभाव की कमी आ जाएगी। उसके बाद में सातवां इसमें बात आप बता सकते हैं क्या, कि पदाधिकारियों में निष्पक्षता कायम रहेगी और वो एक प्रकार से पक्षधारी बात नहीं कहेंगे। क्योंकि जब किसी से उनका लेन देन नहीं रहेगा, किसी से बोल चाल नहीं होगी, नए नए पहुंचे 2-3-4 महीना काम किया तो उतना जल्दी जो है रिलेशनशिप तो बना नहीं पाएंगे।
तो क्या हो जाएगा, वो सही तरीके से अपने निष्पक्ष भाव से हर एक मुद्दे की जाँच करेंगे। कोई भी केस आता तो उसको सही तरीके से सॉल्व करेंगे बिना किसी के पक्षपात करते हुए। ओके, तो ये चीज़ें थी, तो हमने यहाँ पर लघु उत्तरीय टाइप मतलब अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के उत्तर को बता दिया। अब आप लोगों के ऊपर मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ये बताइए कि क्या लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाएँ? अगर लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बताए जाएँगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, चलिए फिर भी मैं थोड़ा-थोड़ा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा-थोड़ा समझा देंगे तो आप जो है इसको लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लीजिएगा। ओके, चलिए। तो भैया चलिए प्रारंभ करते हैं और बता दूं आपको कि कुछ जो प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं और या फिर मतलब कि जो प्रश्न बताने लायक होंगे उनको मैं बता दूंगा। बाकी प्रश्न आप लोगों को जल्द ही देने का प्रयास करूंगा। जल्द ही वीडियो आपके समक्ष इन सभी प्रश्नों की मैं लिखित फॉर्म में देने का प्रयास करूंगा। प्रश्न लिखा रहेगा, उसका उत्तर नीचे मिलेगा आपको। ओके, प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका है मेरे भाई, प्रश्न क्या है आप देखिएगा यहाँ पर। पद वर्गीकरण के प्रकार एवं लाभ बताइए। पद वर्गीकरण के प्रकार एवं लाभ बताइए। तो जो है पद वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है भाई? पद वर्गीकरण का अर्थ कर्तव्यों एवं आवश्यक योग्यताओं के आधार पर सरकारी पदों का समूह बनाना होता है। एक व्यक्ति है जो है पिफनर, पिफनर व्यक्ति जो है वो कहता है कि पद वर्गीकरण जो होता है योजना का संबंध, पद वर्गीकरण योजना का संबंध कर्तव्य के करने, निहित उत्तरदायित्वों, शक्ति एवं निरीक्षण आदि से होता है जो उस पद के साथ जुड़े हुए होते हैं। ओके, वही बात की जाए पद वर्गीकरण में, तो पद वर्गीकरण जैसे एक होता है जो है श्रेणी वर्गीकरण होता है पद का, एक जो है सेवा वर्गीकरण होता है। तो श्रेणी वर्गीकरण में क्या होता है, कर्मचारियों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, जर्मनी, मलेशिया, इन सभी देशों में इसी प्रकार से पद का वर्गीकरण किया जाता है। तो जैसे कि भारत में कर्मचारियों का 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। भारत की बात की जाए तो भारत में कर्मचारियों को 4 श्रेणी में बांटा जाता है। प्रथम श्रेणी के कर्मचारी प्रशासन के लोक सेवकों में शीर्ष पद पर होते हैं। द्वितीय श्रेणी में जो होते हैं वो सरकारी कर्मचारी भी उच्च प्रशासकीय दायित्व का निर्वहन करने वाले होते हैं। तृतीय श्रेणी में लिपिक यानी बाबू होते हैं, क्लर्क, और चौथे श्रेणी वाले जो होते हैं वो परिचारक होते हैं। ओके, जबकि सेवा वर्गीकरण में देखेंगे आप तो दूसरा तरीका होता है, सेवा पर आधारित होता है वर्गीकरण का, पद वर्गीकरण का। तो कुछ सेवाओं के लिए सीधी भर्ती होती है, जैसे कि भारत, अमेरिका, कनाडा, फिलीपींस में सेवा के आधार पर वर्गीकरण होता है। भारत में दोनों प्रकार का वर्गीकरण होता है, श्रेणी वर्गीकरण भी होता है और सेवा वर्गीकरण भी होता है। भारत में सेवा के आधार पर वर्गीकरण करते हुए प्रथम श्रेणी के लोक सेवकों को 3 भागों में बांटते हैं। जैसे कि आप देखेंगे सेवा वर्गीकरण जो होता है पद का, उसमें जैसे आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, यूपीएससी जो संस्था है वो परीक्षा करवाती किसका, आप देख सकते हो 3 परीक्षाएं होती हैं उसमें। तो जैसे कि आप देखते हैं एक होता है आईएएस, एक होता है आईपीएस और एक होता है आईएफएस। तो यही होता है आपका सेवा वर्गीकरण। ओके, भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा अर्थात आईपीएस, भारतीय विदेश सेवा अर्थात आईएफएस, इन तीनों का कैटेगराइजेशन जो है सेवा के आधार पर हुआ है। पद वर्गीकरण से लाभ क्या है, प्रश्न में पूछा गया है। तो प्रकार तो हमने आपको बता दिया। लाभ क्या होता है भाई, तो पद वर्गीकरण से क्या लाभ होता है, तो पद वर्गीकरण के जो लाभ होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत दायित्वों का स्पष्ट बोध हो जाता है इसके पद से, कि हाँ हमको क्या करना है, हम किस पद पर हैं और हमको इस पद का कैसे उपयोग करना है, ये चीज़ें पता हो जाती हैं। दूसरा इसका लाभ ये है कि पद वर्गीकरण में मतलब पद वर्गीकरण से वरिष्ठता की अपेक्षा योग्यता पर अधिक बल दिया जाता है, ये भी चीज़ है। तीसरा क्या है भाई, इसमें तीसरा लाभ इसका ये है कि इसमें कर्मचारियों के कार्यों का वस्तुगत मूल्यांकन संभव होता है। चौथा कार्य आप बता सकते हो भैया क्या, कि इससे समान कार्य के लिए समान वेतन का जो है आधार मिलता है। तो ये तमाम सारे कार्य होते हैं। और कार्य आप बता सकते हो जैसे कि नियुक्ति के बाद कर्मचारियों का स्थानांतरण संभव हो पाता है, किसके कारण से, तो पद वर्गीकरण के कारण से। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न है मुख्य कार्यपालक के कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्या है, मुख्य कार्यपालक के, प्रश्न क्या है, मुख्य कार्यपालक के अर्थात जो है चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है उसके कार्य क्या होते हैं। तो हमने शायद इसके कार्य के बारे में आपको बताया था, जो मुख्य कार्यपालिका होती है उसके कार्य को हमने समझाया था ना। तो वही चीज़ होती है, मुख्य कार्यपालिका जो होती है उसके सदस्य मुख्य कार्यपालक होता है, उसके भी वही कार्य होते हैं। जैसे कि प्रशासकीय नीति का निर्धारण करना हुआ, संगठन का अध्ययन करना हुआ, कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदच्युति करना हुआ, निर्देश अथवा आदेश जारी करना हुआ, या इसी प्रकार से कार्यों का निरीक्षण करना हुआ, वित्तीय प्रबंध करना हुआ या नियंत्रण करना हुआ। तो ये सभी कार्य होते हैं। कुछ प्रशासनिक कार्य होते हैं, कुछ राजनीतिक कार्य होते हैं, तमाम प्रकार के कार्य होते हैं मुख्य कार्यपालक के। ओके, जैसे कि
प्रशासनिक नीति का निर्धारण करना हो तो कौन करेगा? ये मुख्य कार्यपाल जो है कार्यपालक ही करेगा। संगठन के विस्तृत स्वरूप को निश्चित करना हुआ, पदाधिकारियों की नियुक्ति करना हुआ, उनको हटाना हुआ, अध्यादेश जारी करना, जनसंपर्क स्थापित करना हुआ, सरकार के कार्यों का वित्त विवरण तथा प्रतिष्ठा की रक्षा करना हुआ, वित्तीय प्रबंध नियोजित करना हुआ। तो ये तमाम सारे कार्य जो होते हैं, आदेश हुआ, आवश्यक आदेश, आज्ञा, निर्देश, ये सब कौन जारी करता है? ये सब मुख्य कार्यपालक ही जारी करता है। तो ये इसके कार्य हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बजट की परिभाषा दीजिए तथा बजट निर्माण में प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। बजट की परिभाषा दी, तो बजट की परिभाषा समझ लेते हैं भाई। तो बजट जानते हैं क्या होता है भैया? बजट जो होता है आपका फ्रेंच भाषा के, बजट जो शब्द है आपका, वो बजट भाषा के शब्द की उत्पत्ति जो हुई है फ्रेंच भाषा के बूजट शब्द से हुई। किससे हुई है? फ्रेंच भाषा के बूजट शब्द से बजट की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है, बूजट माने जानते हैं क्या होता है? चमड़े का थैला। बूजट माने क्या होता है? चमड़े का थैला। सबसे पहले बजट शब्द का जो प्रयोग हुआ था कौन देश में हुआ था भैया? तो इंग्लैंड में हुआ था। कौन देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। 1873 ईस्वी में जब ब्रिटिश संसद में वहां के वित्त मंत्री ने अपने चमड़े के थैले से क्या किया था? वित्तीय योजना संबंधी जो कुछ कागजात थे, उन कागजात को निकाल करके पेश किया था, तो उसे बजट की संज्ञा दी गई थी। तब से लेकर के आज तक मेरे प्यारे दोस्तों, आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है, उन सभी को साधारण शब्दों में बजट का अर्थ दिया जाता है, बजट के नाम से जाना जाता है। ठीक, बजट की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दी है। जैसे कि बिलोबी महोदय हैं, बिलोबी महोदय बजट की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि बजट जो होता है सरकार की आय तथा व्यय का क्या होता है? अनुमान नहीं, किंतु मतलब बजट सरकार की आय व्यय का अनुमान नहीं, किंतु उससे कुछ अधिक होता है। यह एक ही साथ प्रतिवेदन, अनुमोदन मतलब अनुमान तथा प्रस्ताव होता है। क्या? एक ही साथ प्रतिवेदन, अनुमान और प्रस्ताव होता है। ये क्या होता है? जो है आय और व्यय से कुछ अधिक होता है। ओके, ये बिलोबी महोदय कहते हैं। मुनरो महोदय कहते हैं कि बजट आने वाले वित्तीय वर्ष का वित्तीय नियोजन होता है, जिसमें एक तरफ प्रत्येक वस्तु से होने वाली अनुमानित आय के अनुमान होते हैं तथा दूसरी तरफ व्यय के सभी अनुमान होते हैं। रीना स्टोप महोदय कहते हैं कि बजट एक लेख पत्र होता है, जिसमें सरकारी आय तथा व्यय की क्या होती है? एक प्रारंभिक स्वीकृति योजना दी हुई होती है कि हाँ, सरकार के पास इतना रुपया था, इतना इतना व्यय करेंगे हम यहाँ यहाँ पर, ये चीज़ें जो है इसका एक लेखा जोखा होता है। तो सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा ये क्या कहलाता है? बजट कहलाता है, सिंपल शब्दों में। ओके, तो बजट की परिभाषा तो हो गई भाई। अब हेडिंग डालेंगे, बजट निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों की मतलब बजट निर्माण के प्रमुख सिद्धांत। जैसे कि प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से बजट निर्माण के? पहला सिद्धांत है कार्यपालिका का दायित्व, दूसरा क्या है? प्रचार, तीसरा क्या है? अस्पष्टता, चौथा क्या है? सिद्धांत व्यापकता, पांचवा क्या है? बजट निर्धारण के भाई बजट निर्माण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में पांचवा क्या है? एकता, छठवां क्या है? नियत शालीनता होनी चाहिए, सातवां क्या है? प्रतिशुद्धता होनी चाहिए, आठवां क्या है? सत्यशीलता। तो ये 8 सिद्धांत जो हैं ये हैं। ओके, तो बजट के द्वारा उन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करना जिनके लिए कि उनका निर्माण किया गया था। तो ये सब जो है चीज़ें होती है बजट को लेकर के, जो हमने आपके समझ बता दी। तो बजट के बारे में हमने आपको बता दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न यहीं पर दिया है नीचे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे कायम की जा सकती है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे कायम की जा सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ लिया गया कि जो न्यायपालिका होती है, उस न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे कायम की जा सकती है भाई? लिख लीजिए फटाफट से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है, पहली बात तो कि न्यायाधीशों के लिए उच्च योग्यताएं, न्यायाधीशों के लिए उच्च योग्यताएं हों, तो हम पता जान जाए कि न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए लगातार। और तीसरी बात क्या होनी चाहिए? कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के से स्वतंत्र रखा जाए, तो हम जान जाएंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। ठीक, चौथी बात क्या हो सकती है? न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन दिया जाए तथा पदोन्नति के अवसर भी मिले, कि उनका प्रमोशन भी हो सके, तो ये भी स्वतंत्रता का एक प्रकार से द्योतक है। पांचवी बात आप बता सकते हो कि न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा हो, ताकि हमको यह एहसास हो सके, मतलब कि न्यायपालिका को ये अलग है न्यायपालिका। ओके, छठवीं बात बता सकते हो कि न्यायाधीशों के पद की सुरक्षा हो। सातवीं क्या बात हो सकती है? अवकाश प्राप्ति के बाद व्यवसाय निषेध हो। ओके, कि कोई व्यवसाय ना कर पाए, तो अवकाश प्राप्ति के बाद व्यवसाय ना कर पाए कोई व्यक्ति, तो ये भी एक प्रकार से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक प्रकार से क्या है?
स्वतंत्रता कायम करने के लिए ये चीज़ें की जा सकती हैं। ओके, तो क्लियर हो गई इतनी बातें। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, नौकरशाही के प्रमुख लक्षण बताइए। क्या? नौकरशाही के प्रमुख लक्षण बताइए भाई। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नौकरशाही के प्रमुख लक्षण बताइए। ओके, नौकरशाही के प्रमुख लक्षण बताइए। तो नौकरशाही के प्रमुख लक्षण जो है, एक व्यक्ति हैं कार्ल जे फ्रेडरिक, उन्होंने नौकरशाही के 6 लक्षण बताए हैं। नौकरशाही के 6 लक्षण किसने बताए हैं? फ्रेडरिक महोदय ने बताया है, कार्ल जे फ्रेडरिक इनका पूरा नाम है। इन्होंने बताया, पहला क्या है भाई इनके अनुसार, पहला जो लक्षण है नौकरशाही का क्या है? कार्य विशेषीकरण। क्या? कार्य विशेषीकरण। दूसरा क्या होता है? पद के लिए योग्यता। दूसरा क्या है? पद के लिए योग्यता होनी चाहिए, मतलब कि बिना योग्यता के किसी को पद पर उसकी स्थापित नहीं करनी चाहिए। कार्य का विशेषीकरण, मतलब कि कोई कार्य विशेष हो। ठीक। तो तीसरी बात क्या हो सकती है इसका लक्षण? पद सोपान के अनुसार संगठन और अनुशासन होता है नौकरशाही का प्रमुख लक्षण में। चौथा लक्षण है इसका कि कार्य नीति की वस्तुनिष्ठता होती है। पांचवा लक्षण बताया क्या? लाल फीताशाही। छठवां क्या बताया भैया? प्रशासकीय कार्यों के संबंध में गुप्तता। ठीक, ये किसने बताया है? कार्ल जे फ्रेडरिक महोदय ने बताया है। इसके अतिरिक्त भी 6 चीज़ों के बारे बाद भी जो है कुछ नौकरशाही के अन्य लक्षण भी, जैसे कि 7वां लक्षण आप मान सकते हैं कौन सा? कानून के अनुसार शासन में कार्य करने में विश्वास रखना, ये भी नौकरशाही का प्रमुख लक्षण है। 8वां लक्षण आप बता सकते हैं क्या? कि प्राविधिक विशेषीकरण। 9वां लक्षण हो सकता है आपका क्या? सत्ता का आधार, राज्य व शासन का कानून। 10वां आधार क्या हो सकता है भाई? आजीविका अर्जित करने वाले समूह, मतलब कि अब आजीविका अर्जित करने वालों का समूह। तो ये कई चीज़ें हो सकती हैं नौकरशाही के लक्षण में, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रत्यायोजन किसे कहते हैं? इसकी क्या सीमाएं हैं? तो आपको बता दूं, प्रत्यावर्जन जो मतलब जो है प्रत्यायोजन जो होता है, जैसे मान लेते हैं, आप सिंपल से शब्दों में समझो, मैं आपको बता दूं। मान लेते हैं कि आप इंस्पेक्टर हो जाओ, या फिर आप कोनो जो है पोस्ट पर हो। मान लेते हैं कि आपने स्कूल खोला, या आपका यूट्यूब चैनल है, मान लेते हैं जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है। अब जैसे कि अब मेरे ऊपर ज़्यादा लोड पड़ रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अब जैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ। अब बहुत सारे इतिहास के बच्चे होंगे, बहुत सारे हिंदी के होंगे, वो कह रहे हैं कि सर जी लगातार कि सर जी इतिहास की क्लास लगाओ, हिंदी पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ। अब कितना सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा? तो अब जो है मैं पूरा कार्य सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कि कर पा रहा हूँ, मतलब कि लोड ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक? अब इसके लिए मैं क्या करूँगा भाई, मैं किसी दूसरे को जो है अपने कार्य को के लिए थोड़ा-सा हिस्सा उसको दे दूँ कि हाँ भाई, अंग्रेजी तुम पढ़ाओ, हिंदी तुम पढ़ाओ। तो हमने क्या कर दिया, ये जो अवस्था हमने जो प्रक्रिया की, यही क्या है? प्रत्यायोजन है। मतलब कि अपने जो बढ़त कार्य है, मतलब कि ज़्यादा कार्य हो जाए हमसे, उस कार्य का थोड़ा-सा हिस्सा जो है हम किसी दूसरे व्यक्ति को जो है उस स्थान पर रख कर के करवा लें, ठीक? कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति की क्या लिखेंगे, कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सीमाएं एवं कुछ क्षमताएं होती हैं। वह अपनी सीमाओं और क्षमताओं में ही कार्य कर सकता है। जब कार्य बढ़ने लगता है अथवा उसका तकनीकी पहलू जटिल होने लगता है या कठिन होने लगता है, तो उससे क्या होता है, अपने कार्यभार को कम करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। और इस आवश्यकता की पूर्ति अर्थात कार्यभार को कम करने के लिए अन्य व्यक्तियों को अपने कार्य का कुछ भाग आवश्यक अधिकारों सहित सौंपना ही क्या कहलाता है? प्रत्यायोजन कहलाता है। तो ये इस प्रकार से प्रत्यायोजन से स्पष्ट है कि प्रत्यायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक उच्च अधिकारी अपने कुल कार्य को स्वयं के तथा अपने अधीनस्थों के मध्य वितरित करता है, जिससे कि क्रियात्मक एवं प्रबंध किए विशिष्टीकरण की प्राप्ति की जा सके। तो ये प्रत्यायोजन होता है। ओके, एफ जी मूरे महोदय कहते हैं कि प्रत्यायोजन का अर्थ अन्य व्यक्तियों को कार्य करने का वितरण करना है, मतलब अन्य व्यक्तियों को कार्य का वितरण करना है और उसके करने हेतु अधिकार प्रदान करना है। ये जो है जी मूरे, मतलब एफ जी मूरे महोदय का कथन है। ओके, अगला प्रश्न, मतलब कि और क्या पूछा गया था, इसकी क्या सीमाएं हैं? सीमाएं आपसे पूछा गया भाई। तो इसमें प्रत्यायोजन के तत्व में कौन कौन सी चीज़ें हैं? अधिकार का प्रदान करना हो गया, कार्य वितरण हो गया, उत्तरदायित्व निर्धारित करना हुआ, ये सब जो है इसके होते हैं। ओके, सीमाएं इसकी कहीं जैसे कि सामान्य वित्तीय नियंत्रण तथा निश्चित धनराशि में जो है अधिक व्यय को स्वीकृत करने का अधिकार जो है होता है प्रत्यायोजन की सीमाओं में। प्रबंधक को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अधिकार देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कुछ सीमाओं और मर्यादाओं के रहते हुए ही यह कार्य करना पड़ता है। इस दृष्टि से जो है हमने पहली चीज़ मैं आपको बता दी। दूसरी बात क्या है कि नई नीतियों
और योजनाओं को स्वीकार करने का अधिकार भी एक प्रकार से प्रत्यायोजन में होता है। तीसरी बात क्या है भाई कि नियम निर्माण का अधिकार भी होता है। चौथी बात क्या है कि विशिष्ट ऊंचे पदों पर नियुक्त करने का भी अधिकार होता है। पांचवी बात क्या है कि भाई अपने अधीनस्थ के विरुद्ध की गई अपीलों को सुनने का भी अधिकार होता है। तो मतलब अधिकार, ये तमाम सारी सीमाएं होती हैं प्रत्यायोजन की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे दोस्त? अगला प्रश्न आपके समक्ष आ गया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका प्रश्न क्या है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन का वर्णन कीजिए। औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन का वर्णन कीजिए, प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो जो औपचारिक संगठन होता है, आपको बता दूं, आप समझिए, औपचारिक संगठन जो होता है जानबूझकर बनाया जाता है। क्या? औपचारिक संगठन जो होता है, आपको बता दूं कि औपचारिक संगठन जो होता है उसके अधिकार के प्रत्यायोजन के कारण निर्मित होता है। तो यह अधिकार के प्रत्यायोजन के कारण निर्मित होता है कौन? औपचारिक संगठन। जबकि अनौपचारिक जो संगठन होता है लोगों की सामाजिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप इसका उदय होता है। दूसरी बात की है कि जो औपचारिक संगठन होता है उसके अंतर्गत कार्यों पर बल दिया जाता है। जबकि अनौपचारिक संगठन में जो है क्या क्या आता है, अनौपचारिक संगठन में संबंधों पर बल दिया जाता है। क्या? उनके संबंधों पर बल दिया जाता है। इसमें कार्यों पर बल दिया जाता है औपचारिक में, और अनौपचारिक संगठन में संबंधों पर बल दिया जाता है। और औपचारिक संगठन जो होते हैं जानबूझ करके बनाए जाते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन जो होते हैं या स्वतः एवं स्वाभाविक रूप से निर्मित होते हैं। औपचारिक संगठन जो होते हैं अधिकार किसी पद से संबंधित होते हैं, और अनौपचारिक अधिकार जो होते हैं किसी एक व्यक्ति से संबंधित होते हैं। और दूसरी पांचवी बात ये हो सकती है औपचारिक संगठन की, ये औपचारिक संगठन जो होते हैं उसमें नियम, कर्तव्य और एवं उत्तरदायित्व तो लिखित रूप में निर्धारित होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन में नियम एवं परंपराएं अलिखित होती हैं। और अगली बात है कि औपचारिक संगठन जो होते हैं उन बाहरी व्यक्तियों से प्रभावित होता है जो रेखीय स्तर में वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जबकि ये जो होता है अनौपचारिक संगठन या उन व्यक्तियों से प्रभावित होता है जो समूह के जो है नियंत्रण में होते हैं। ये कई सारी चीज़ें हैं। और अनौपचारिक संगठन जो होता है अस्थायी होता है, और अपेक्षाकृत कम अस्थायी होता है अनौपचारिक संगठन। ओके, औपचारिक संगठन की परिभाषा एक व्यक्ति हैं जो है बार्नार्ड महोदय कहते हैं। वैसे बार्नार्ड कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मतलब व्यक्तियों की क्रियाएं एक दिए हुए उद्देश्य की तरफ जानबूझकर समन्वित की जाती हैं तब उसे औपचारिक संगठन कहा जाता है। ओके, और जबकि अगले जो अनौपचारिक संगठन है उसमें बार्नार्ड महोदय कहते हैं कि एक संगठन उस समय अनौपचारिक माना जाता है जबकि अंतः व्यक्तिगत संबंधों का समूह अनजाने में संयुक्त उद्देश्य के लिए स्थापित हो चुका मतलब हो जाता है तब। ठीक, तो ये चीजें हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि सार्वजनिक निगम क्या है, यह अन्य साधारण निगमों से किस प्रकार से भिन्न है। साधारण निगम क्या है, यह अन्य साधारण निगमों से किस प्रकार से भिन्न है। प्रश्न बड़ा ही लाजवाब है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सार्वजनिक निगम जो होता है वह भी एक प्रकार के सूत्र अभिकरण के का ही एक भाग होता है, सूत्र अभिकरण ही होता है। तो सार्वजनिक निगमों को प्रायः अत्यधिक प्रशासकीय और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सार्वजनिक निगमों पर अब विधायी और कार्यकारी नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, परिणाम स्वरूप वे निगमों का रूप धारण करते जा रहे हैं। ओके, डिमाक महोदय हैं वो कहते हैं कि सार्वजनिक निगम वह सरकारी उद्यम होता है जिसकी स्थापना किसी विशेष व्यापार को चलाने के लिए या वित्तीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संघीय या फिर राज्य स्तर पर या फिर कानूनी स्तर पर किया जाता है। ओके, तो मतलब रुपये जैसे कि कोई व्यापार चलाना हुआ या फिर कोई जो है वित्तीय उद्देश्य की पूर्ति करनी हुई, कोई पैसा कमाना हुआ, तो इन सभी के माध्यम से जो है क्या क्या आता है, एक जो है सरकारी उद्यम एक निगम स्थापित किया था, तो वही सार्वजनिक निगम होता है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। सार्वजनिक निगम जो होता है अन्य साधारण निगमों से भिन्न इसलिए होता है क्योंकि इस पर पूर्ण रूप से क्या होता है, राज्य का नियंत्रण होता है। इसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया जा सकता है। ये बजट लेखांकन एवं लेखा परीक्षण संबंधी विधियों एवं पद्धतियों के अनुपालन से युक्त होती हैं, जबकि अन्य साधारण निगम जो होते हैं उनमें ये विशेषताएं नहीं होती हैं, इसीलिए अन्य साधारण निगमों से जो है ये भिन्न होता है। ओके, ये बात क्लियर हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है लोक प्रशासन के क्षेत्र के, क्या प्रश्न है भाई? अगला प्रश्न है लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में
पोस्ट कार्ब शब्द की व्याख्या कीजिए। पोस्ट कार्ब, पोस्ट कार्ब जो शब्द है ये मेरे प्यारे दोस्तों बड़ा ही फेमस है, एग्जाम से प्रश्न पूछा आता है। पोस्ट कार्ब शब्द को ये समझ लीजिएगा, एग्जाम्स में आ सकता है प्रश्न, इसीलिए हमने इस प्रश्न को रखा। आपका प्रश्न क्या है भाई, लोक प्रशासन के क्षेत्र में के संबंध में पोस्ट कार्ब शब्द की क्या व्याख्या है भाई। तो पोस्ट कार्ब शब्द की व्याख्या आपको बता दूं। पोस्ट जो है पोस्ट कार्ब की व्याख्या मतलब कि पहले जो है स्पेलिंग जानो। POSTCORB, ये जो होता है पोस्ट कार्ब की स्पेलिंग होती है। क्या, फिर से एक बार मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए सही से। पोस्ट कार्ब की स्पेलिंग क्या होती है, पी, क्या स्पेलिंग होती है भाई, देखें यहाँ पर स्पेलिंग होती है POSD और इसके बाद में डी के बाद में क्या है CORB। ओके, ये पोस्ट जो है पोस्ट कार्ब की स्पेलिंग होती है। ये जो है लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो है खास करके आती है। अब इसमें जो पी होता है, पी माने क्या होता है, पी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, प्लानिंग। पी माने होता है प्लानिंग। लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्लानिंग सबसे पहली चीज क्या होनी है, लोक प्रशासन में एक प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग माने योजना बनाना। तो प्रोफेसर लूथर महोदय ने बताया था, प्रोफेसर लूथर महोदय ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में पोस्ट कार्ब शब्द के रूप में प्रस्तुत किया था इन्होंने, कि जैसे योजना बनाना, पहले की जैसे कि प्रशासनिक मतलब प्रशासन से संबंधित कार्य की रूपरेखा तैयार करना, कार्य करने के तरीके निश्चित करना तथा उन सामग्री की व्यवस्था करना जिनके द्वारा प्रशासनिक कार्य मतलब कर्मचारी जो होते हैं अपने उत्तरदायित्व को भली भांति समझ निभा सकें। इसीलिए प्लानिंग सबसे पहले जरूरी होती है। पी से मतलब होता है क्या, प्लानिंग करना मतलब योजना बनाना। दूसरा क्या है भाई, ओ मतलब होता है क्या, मतलब ऑर्गेनाइजिंग। क्या, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग माने होता है संगठन बनाना। क्या, संगठन बनाना। संगठन बनाना मतलब होता है एक कुशल प्रशासन चलाने हेतु विभाग, उपविभाग, प्रभाग, खंड, आयोग, नियम, कार्यालय, कर्मचारी वर्ग, अस्थायी ढांचे, इन सभी को बनाया जाता है। तो ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं, संगठन के अंतर्गत। ओके, ये ओ मतलब ये होता है। ये इसका फुल फॉर्म होता है क्या, स्टाफिंग। स्टाफिंग माने होता है स्टाफ की व्यवस्था करना। क्या, एक स्टाफ होता है, अर्थात शासन की नीति को चलाने के लिए कुशल एवं मतलब स्किल से डेवलपमेंट हो और दक्ष हो, जानकार उस हो, तो कुशल एवं दक्ष कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, उनके कल्याण की व्यवस्था करना, ये सब जो होते हैं ये सब कर्मचारी की व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो ये यस में आते हैं। लोक प्रशासन में भी जरूरी है। यस हो गया आपका। डी मतलब होता है आपका क्या होता है, डी माने होता है डायरेक्टिव, डायरेक्टिंग। क्या, डी माने क्या होता है भाई, डायरेक्टिंग। डी माने क्या होता है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग माने होता है निर्देश देना। क्या, निर्देश देना। निर्देश माने क्या होता है, शासन को चुस्त बनाए रखने के लिए मतलब शासन को चुस्त बनाए रखने के उद्देश्य से नीति प्रशासन विषयों पर क्या करते हैं, निर्देश देना एवं निर्देशों का कार्य मतलब कि कर्मचारियों द्वारा पालन कराना, इसका कार्य प्रमुख होता है। तो निर्देशित करना मतलब निर्देश देना, कि कुछ ऐसे शासक होते मतलब कि कैसे लोग होंगे जो कि निर्देश देंगे। तो ये कई चीजें होती है। तो आपका ये जो है डायरेक्टिव जो है चीजें हो गई, ये आपका डी। अगला सी माने क्या होता है भाई, सीओ। सीओ को एक साथ में लीजिएगा। ओके, सीओ माने होता है कोआर्डिनेटिंग मतलब कि कोआर्डिनेटिंग। क्या है भाई, कोआर्डिनेटिंग। ओके, मतलब समन्वय स्थापित करना, कोआर्डिनेटिंग। तो कोआर्डिनेटिंग जो होता है उसका मतलब है समन्वय स्थापित करना। प्रशासन के विभिन्न जो विभाग होते हैं वो विभाग होते हैं, प्रखंड है, खंड है, आयोग है, कर्मचारी कार्यालय, कई तमाम सारी चीज़ें हैं। तो उन सभी में समन्वय स्थापित किया जाए, उन सभी को विभिन्न अंगों को पारस्परिक संबंध बनाए रखना चाहिए मतलब कि ताकि एक दूसरे से जुड़ा रहे लोग, तार जुड़े सभी लोगों के पास, ताकि ऐसा ना लगे, किसी को फीलिंग ना लगे कि हम जो है इसके सदस्य नहीं है, लोक प्रशासन में नहीं है। तो एक प्रकार समन्वय स्थापित हो, उच्च पद से निच्च पद मतलब कि जो निचला पद है उन दोनों के बीच से लेकर के जो इतने मध्य पद हैं सभी में क्या हो भाई, सभी में मेरे प्यारे दोस्तों जो है समन्वय स्थापित हो। ओके, अगला जो आपका शब्द है आर। आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग। आर माने क्या होता है भाई, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग माने होता है रिपोर्ट देना। जैसे कि प्रशासन की नीति को चलाने के लिए मतलब संबंधी जो है प्रगति की रिपोर्ट शासन को कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त होती है। समय समय पर वांछित सूचनाएं एकत्रित करना हुआ, अभिलेखों से परिचित रहना हुआ, ये सब उनका कार्य क्षेत्र है। किसका, रिपोर्ट करना का। मतलब जैसे कि मान लेते कोनो कार्य हुआ तो रिपोर्टिंग करो कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर हुई है। जैसे आप देखते हैं कि न्यूज़ चैनल है तो रिपोर्टर होते हैं बहुत सारे, जो ग्राउंड जीरो मतलब कि ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं। कोई इधर की कोई वो न्यूज़ देते हैं, कोई दूसरे विदेश में है वो विदेश की न्यूज़ देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के न्यूज़ जो देते रहते हैं वो सब क्या है भाई, वो सब यही होते हैं, रिपोर्टिंग। अगला क्या है भाई, बी।
बी माने होता है क्या, बजटिंग। क्या, बजटिंग। बजटिंग माने होता है बजट तैयार करना, मतलब सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना, आय व्यय नियंत्रित रखना, वित्तीय जो साधनों के स्रोत स्रोत खोजना, इन सभी जो है ये सभी जो होते हैं बजट तैयार करने के अंतर्गत आते हैं। तो ये लोक प्रशासन का क्षेत्र हो गया आपका, जिसमें पोस्ट कार्य की विशेषता है। तो ये तमाम सारे क्षेत्र हमने आपको बता ही दिए। तो ये होगा आपका पोस्ट कार्य विधि। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष कौन सा भाई, अगला प्रश्न आपका है, यहीं पर देखेंगे, लोक प्रशासन एक कला है, व्याख्या कीजिए। क्या, लोक प्रशासन एक कला है, व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये लोक प्रशासन एक कला माने कि लोक प्रशासन क्या है भाई, एक कला है। ठीक, तो मतलब इसकी प्रकृति को लेकर के प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। एक व्यक्ति है एलडी हाइट, और एलडी हाइट कहते हैं ये किसी उद्देश्य को, क्या कहते हैं एलडी हाइट, कि किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनेक व्यक्तियों का निर्देशन, एकीकरण एवं नियंत्रण प्रशासन की क्या है, एक कला होती है। तो ये सब जो है एक प्रकार से क्या है, प्रशासन की कला होती है, इसीलिए क्या है, लोक प्रशासन एक कला है। जबकि आर्डवे मतलब कि आर्डवे महोदय कहते हैं कि प्रशासन एक सुंदर कला है। क्या कहा, आर्डवे महोदय कहते हैं कि प्रशासन एक सुंदर कला है, क्योंकि वह विशेष गुणों को सहयोगी रचना के आधार पर सुसभ्य और व्यक्तिगत जीवन के अनुरूप बनाती है, इसीलिए क्या है, लोक प्रशासन एक कला है। तो जो है लोक प्रशासन को कला मानने वाले विचारकों ने इसके संदर्भ में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। कौन कौन से तर्क दिए हैं, पहला तर्क तो ये दिया है कि एक कला है, मतलब कि एक जो है सामाजिक विज्ञान है लोक प्रशासन, मतलब विज्ञान नहीं है लोक प्रशासन, क्योंकि इसमें जो पद्धतियाँ होती हैं वो पद्धतियाँ कैसी नहीं, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक नहीं है, इसीलिए लोक प्रशासन एक कला है। दूसरा बात क्या है कि जो है विकास, क्या भाई, विकास, इसका विकास जो होता है क्रमबद्ध तरीके से नहीं होता है, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, लोक प्रशासन एक कला होता है। तो विकास की दृष्टि से भी एक कला है। तीसरी क्या है, निश्चित समय होता है, इसमें निश्चित समय भी एक कला को द्योतक होता है। चौथी बात क्या होती है, इसमें प्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है लोक प्रशासन में, तो ये भी एक प्रकार से क्या है, एक कला की श्रेणी में आती है। पांचवा क्या है, चातुर्य एवं युक्ति भी है, तो ये भी एक कला का ही एक जो है तत्व है। और छठवीं बात क्या है कि भाई अनुभव और योग्यता भी एक प्रकार से है, तो इसीलिए ये भी तत्व जो है एक प्रकार सिद्ध करता है कि हाँ, लोक प्रशासन क्या है, एक कला है। तो इस तरह प्रशासन को एक कला कहना ना असंगति है और ना ही अतिशयोक्ति है। जब तक वह मानव जीवन का एक क्षेत्र है, तब तक उसकी कल्पनात्मक किसी न किसी रूप में बनी रहेगी। अब हम कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि लोक प्रशासन को क्या मानते हैं भाई, विज्ञान मानते हैं। तो लोक प्रशासन को विज्ञान का दर्जा देने के दावे पुराने हैं। वुडरो विल्सन जिन्हें लोक प्रशासन का जनक माना जाता है, लोक प्रशासन का जनक कौन है भाई, वुडरो विल्सन है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 1887 ईस्वी में ही इसे प्रशासन का विज्ञान कहा था। लोक प्रशासन को क्या कहा था भाई, प्रशासन का विज्ञान कहा था। सन 1926 ईस्वी की बात है। 1926 ईस्वी में डब्ल्यू बिलोबी ने प्रशासन में कुछ ऐसे डब्ल्यू एफ जो बिलोबी थे, उन्होंने कहा कि प्रशासन में कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांत होते हैं जो सामान्य व्यवहार में किसी वैज्ञानिक सिद्धांत के समान होते हैं, इसीलिए क्या है, लोक प्रशासन एक विज्ञान है। तो इसकी प्रकृति, मतलब आप पूछेगा नेचर ऑफ मतलब कि प्रिंसिपल, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जब भी एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि लोक प्रशासन की प्रकृति निर्धारित कीजिए, तो प्रकृति में आप सबसे पहले आप जो है लोक प्रशासन की कला वाला बताएंगे। उसके अंदर कला के साथ ही साथ आप क्या बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कला के साथ ही साथ आपको क्या बताना पड़ेगा, कला के साथ साथ आपको विज्ञान के तौर पर भी बताना पड़ेगा। ओके, तो लोक प्रशासन की विज्ञान होने के पक्ष में तर्क जो है आप दे सकते हैं बड़े आसानी से। ओके, 1937 ईस्वी की बात है। लूथर, गुलिक और उर्बिक ने लोक प्रशासन के विज्ञान होने के दावे को जो है विश्वास के साथ पेश किया, और जिसकी पुष्टि उन्होंने जो है पियर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथ की में की, और कहा लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के कारण कौन कौन से समझते हैं। तो जो विद्वान लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं वो कहते हैं कि कालांतर में लोक प्रशासन विज्ञान का रूप ले लेगा, इसीलिए एक विज्ञान है। दूसरा क्या भाई, कि लोक प्रशासन अपने वर्तमान रूप में एक विज्ञान ही है। तीसरी बात क्या है भाई, लोक प्रशासन में काफ़ी यथार्थता और वैज्ञानिकता है, इसीलिए वैज्ञानिक विषय है। ठीक, और चार्ल्स वर्थ महोदय कहते हैं कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है, क्योंकि इसमें मतलब कि आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग होता है, आगमनात्मक विश्लेषण होता है, सतर्कता युक्त नियोजन तथा विवेकपूर्ण साधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए एक विज्ञान है। ओके, तो ये कई बातें हैं जो कि लोक प्रशासन को क्या सिद्ध करती है मेरे प्यारे दोस्तों, एक विज्ञान की श्रेणी में हमारे सामने ला करके पटकती हैं। ओके, क्लियर हो गई इतनी बातें। आइए आगे बढ़ते हैं और इन मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं।
तो भाई लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के उत्तर भी हमने सब बता दिए और अति लघु उत्तरीय के भी हमने बता दिए। लगभग हमने जो है 10-10 20 प्रश्नों के उत्तर जान लिए। अब 5 प्रश्न के उत्तर आपके बचे हैं, इनके उत्तर मैं जल्दी आपको देने का प्रयास करूंगा। हालांकि आपको बता दूं कि इनमें से एक प्रश्न का उत्तर हमने दे ही दिया है। यहाँ पर केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं, आपको बता दूं, और 2 ही प्रश्न यहाँ पर आपको कितने क्या करने हैं, 2 ही प्रश्न करने हैं। और यहाँ पर हमने आपको नहीं बताया क्या, यहाँ पर आपको मज़ेदार बात यही होती है कि लघु उत्तरीय टाइप के जो प्रश्न होते हैं इनमें आपको ऐसे ही ये प्रश्न दिया है, इसे ये प्रश्न मान लेते हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन का वर्णन कीजिए। इसको लेकर के नीचे करके ये अथवा करके प्रश्न दिया और करके। सार्वजनिक निगम क्या है, यह अन्य साधारण निगमों से किस प्रकार से भिन्न है। तो चाहे आप ये करो चाहे ये करो, दोनों में से एक ही प्रश्न करना है, दोनों नहीं करना है। मतलब कि 10 प्रश्न जो लघु उत्तरीय में दिए हैं हमने, इनमें से 5 ही प्रश्न आपको करना होगा। इस प्रकार से पेपर में आएगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों में से ही करना है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, छठवें से एक करेंगे, पाँचवें का एक करेंगे, चौथे का एक करेंगे, तीसरे का एक करेंगे और दूसरे का एक करेंगे। तो 5 ही प्रश्न तो हुआ आपका। ठीक, तो आपको ये करना है, ऐसा नहीं कि आपको मान लेते ये दोनों नहीं पता है तो आप ये करें कि इस मतलब 5वें का दोनों लिख दें। ना 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 ना, गलत हो जाएगा। 5वें दोनों में से एक कर दो, छठवें दोनों में से एक आपको करना है। तो इस प्रकार से करना। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा दीर्घ उत्तरीय में क्या है भाई, दीर्घ उत्तरीय में आपको जो है 2 ही प्रश्न करने हैं। 5 प्रश्न यहाँ पर दिए होंगे, 2 ही प्रश्न करने हैं और 5ओं में से आपको छांट लेना जो भी आपको प्रश्न करना हुआ। अब मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय टाइप के हैं, इनको आपको 500 शब्दों में लिखना है। इसीलिए इसका उत्तर बता पाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, इसीलिए मैं इसके उत्तर बता नहीं पा रहा हूँ। एक एक वीडियो में सेपरेटली मैं इनकी वीडियो दूंगा। पहला जो वीडियो है, मतलब पहला जो यहाँ पर प्रश्न है, लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। प्रश्न क्या है, लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी आपके चैनल पर उपलब्ध हो चुका है, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। जो विषय क्षेत्र तो हमने अभी भी आपको बता दिया, पोस्ट कार्य वाला जो विधि हमने बताई वो इसकी विशेषता ही मतलब विषय क्षेत्र ही है। परिभाषा लोक प्रशासन की हमने आपको एक वीडियो में बता दी है, बोर्ड पर हमने क्लास ली थी, उसमें हमने लोक प्रशासन की जो है परिभाषा को विस्तार से आपको समझा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसमें हम लोक प्रशासन के बारे में हमने खूब अच्छे तरीके से समझाया है। वैसे लोक प्रशासन जो है डी हाइट महोदय कहते हैं कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करने अथवा क्रियान्वित करना होता है। वुडरो विल्सन कहते हैं कि लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत अथवा क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम होता है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया होती है। ठीक, जबकि लूथर गुलिक कहते हैं कि लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह अंग है जो सरकार से संबंधित है, इसीलिए उसका संबंध कार्यपालिका से है। जहां सरकार का काम मुख्य रूप से होता है, यद्यपि उसको स्पष्ट रूप से उन प्रशासकीय समस्याओं पर भी ध्यान देना होता है जो व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के क्षेत्र में आती हैं। ठीक, जबकि जो है पर्सी मैक क्वीन कहते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के कार्यों से है, चाहे वे केंद्र द्वारा संपादित हो अथवा स्थानीय सरकार के द्वारा हो। ओके, ये कई चीज़ें हैं तो हमने चर्चा कर दी है, आगे देख लीजिएगा उसको। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से प्रश्न पूछा सकता है। आपको बता दूं कि ये प्रश्न तय है, एकदम से आएगा। 7वां नंबर प्रश्न आपका तय है, आपको एग्जाम से 15 नंबर दिला करके जाएगा, आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण से आप क्या समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे प्रश्न है इसी में कि सूत्र एवं अभिकरण के बीच में आप अंतर बताएं, अंतर के बाद में अंतर को बताते हुए इसके संबंध में नूतन माने नया जो प्रवृत्ति है, उन प्रवृत्तियों को, जो नई प्रवृत्तियां हैं, इनके बारे में बताएं। अगला प्रश्न आपसे एग्जाम से बन सकता है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि हमने रखा है। अगला प्रश्न है आपका, मुख्य कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उससे आप क्या समझते हैं, उसकी शक्तियों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम से में लगातार प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, लोक सेवाओं में पदोन्नति के विभिन्न आधार क्या हैं, उनके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे एग्जाम से बन सकता है कि विभाग की एकल, ब्यूरो तथा बहुल बोर्ड अध्यक्षता पद्धतियों से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। तो आप जो भी प्रश्न पूछा जाए एग्जाम्स में, और प्रश्न के जितने भाग पूछे जा रहे हैं, तो उन सभी भागों के उत्तर आपको हेडिंग में पड़े होने चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि पूछा गया कि विभाग की एकल, तो आप लिखेंगे विभाग की एकल मतलब ब्यूरो एवं बहुल बोर्ड की अध्यक्षता पद्धति, तो इसको आप हेडिंग डाल करके तब लिखेंगे। फिर उसके बाद में फिर उनके गुण दोष आप लिखेंगे, विभाग की एकल एवं बहुल अध्यक्षता पद्धतियों के गुण, और उस हेडिंग डालेंगे। उसके बाद में फिर बाद में अगली हेडिंग डालेंगे, तीसरी गुण मतलब कि दोष। ओके, विभाग की एकल एवं बहुल अध्यक्षता पद्धतियों के दोष हेडिंग डाल करके लिखेंगे। ओके, तो इस प्रकार से ये इतने प्रश्न आपके एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, हमने आपको बता दिए।
और आपको बता दूं कि अगर आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है तो आप देख लीजिएगा, एमए क्रिकेट चैनल दूसरा चैनल है मेरा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर मैं जल्द ही डाल दूंगा आपके प्रीवियस ईयर से 2017 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, 18 में, 19 में, 20 में, 16 में कौन से पूछे गए, 21 में कौन से पूछे गए। तो वहाँ पर भी आप इंपॉर्टेंट प्रश्न देख सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे प्रश्न पेपर को हमने देखा, उसके बाद में आपको इस प्रकार का मॉडल पेपर हम तैयार किया हैंड राइटिंग से अपने। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बन रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।